और आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है और बड़ी खबर है 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी दाना पानी अब नहीं मिलेगा, दाना पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की लगातार और तेजी से बम की तरह बढ़ती आबादी पर पूरी तरह से रोक लगाने और इसे डिफ्यूज करने का फैसला कर लिया है। आइए आपको बताते हैं 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। 11 जुलाई को क्या है आपको बताने जा रहे हैं, आखिर योगी क्या करेंगे। 11 जुलाई को दरअसल जनसंख्या कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हंटर चलाएंगे योगी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। नई जनसंख्या नीति का ऐलान मुमकिन है 11 जुलाई को योगी करेंगे। 2021 से 2030 तक का टारगेट सेट किया जाएगा यूपी के लिए। 2030 तक का लक्ष्य होगा। परिवार नियोजन पर सरकार का पूरी तरह से फोकस है। योगी ने फैसला कर लिया है पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन पर जोर रहने वाला है सबसे ज्यादा। इसके साथ ही बुजुर्गों की देखभाल के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सारे फैसले 11 जुलाई को ऐलान होगा। स्कूलों में हेल्थ क्लब भी बन सकते हैं। योगी ने ये 11 जुलाई को ऐलान करने। लेकिन आपको बताएं उत्तर प्रदेश में क्यों बहुत जरूरी है जनसंख्या पर काबू करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, न सिर्फ देश के दूसरे राज्य तो पहले ही पिछड़ चुके हैं, दुनिया के मुल्क पीछे हो जाएंगे यूपी की जनसंख्या से। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की जरा जनसंख्या की ये तस्वीर देखिए, आप खुद डर और घबरा जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में लगभग क्षेत्रफल क्या है उत्तर प्रदेश का, मैं आपको बता रहा हूं। क्षेत्रफल आपके सामने है 2,43,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और आबादी लगभग 25 करोड़ से ज्यादा, 28 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की आबादी है। इसके मुकाबले में देखिए जरा राजस्थान से अगर उत्तर प्रदेश का मुकाबला करेंगे, देखिए जरा घबरा जाएंगे। 2,43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, यानी राजस्थान बड़ा राज्य है, जमीन ज्यादा है और आबादी देखिए, आबादी यूपी में 28 करोड़ छू रही है तो राजस्थान में 8 करोड़। अब आप दायरे में फर्क समझिए। इतना ही नहीं, एक और राज्य देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए जरा। महाराष्ट्र में 3,07,713 क्षेत्रफल है ये महाराष्ट्र का वर्ग किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ा है जमीन के मामले में महाराष्ट्र। आबादी देखिए जरा, यूपी की 28 करोड़ और महाराष्ट्र की 13 करोड़ आबादी है। सोचिए, यूपी अपने आप में एक देश है। अगला राज्य देखिए, मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बड़ा है। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला और यूपी 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में। आबादी देखिए, यूपी 28 करोड़ और आबादी मध्य प्रदेश की है 3 करोड़। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी जिस रफ्तार से आबादी के मामले में बढ़ रहा है, राज्यों को तो पहले ही पीछे छोड़ चुका है, मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े देशों में 28 करोड़ की आबादी नहीं है। अमेरिका में भी 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है, यानी कुछ दिन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा उत्तर प्रदेश। तो ये गलत नहीं होगा। यही वजह है कि योगी ने अब फैसला कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब लगाम लगाना है। लेकिन चुनाव नजदीक है, बहुत से सियासतदानों को अपने वोट बैंक की फिक्र होने लगी है, इसलिए छटपटाहट हो रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। सीएम योगी का प्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। पॉपुलेशन कंट्रोल का योगी मॉडल तैयार। योगी मंत्र से लगेगी बढ़ती आबादी पर लगाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खतरनाक बम को पूरी तरह निष्क्रिय करने का मन बना लिया है। प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि यह 24 करोड़ का हमारा प्रदेश है। 2 बच्चे सबसे अच्छे, तो इस नीति पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं और जो नीति आ रही है उसके साथ साथ आगे चल के अगर हमें इसके लिए कोई कानून लाना पड़ेगा, हम कानून लाने में भी पीछे नहीं हैं। यूपी की योगी सरकार ने सूबे की जनसंख्या को काबू करने की मुहिम छेड़ दी है। सीएम योगी का मिशन पॉपुलेशन कंट्रोल की तैयारी पूरी हो गई है। देश में जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन करने के लिए और विकास की गति का लाभ आम लोगों तक सही समय पर सही तरीके से और सही रूप में पहुंच पाए, इसलिए यह नियंत्रण जितनी जल्दी हो उतना ही देश के हित में हो। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ है। वोट बैंक के चक्कर में आज तक न सपा न बसपा
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बढ़ती आबादी पर लगाम लगा सके। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून, मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। यही वजह है चुनाव से पहले योगी विरोधी वोट की मजबूरी में इस पर भी सियासत कर रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में हुए तो क्या मुश्किल होने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो क्या हथौड़ा चलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं में क्रॉस का निशान। कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी यूपी में अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा सुविधा के तौर पर नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी भी क्रॉस हो जाएगा, यानी सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए। यही तरीका बचा है यूपी में आबादी रोकने का। मुफ्त राशन पर पूरी तरह से बैन हो जाएगा। मुफ्त राशन भी उन्हें नहीं मिलेगा जिनके बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा हो। स्कॉलरशिप पर पूरी तरह से रोक हो जाएगी। ये ही अब योगी का हथौड़ा है। और बड़ी चीज ये है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है पूरी तरह से 2 से ज्यादा बच्चे वालों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, उसका यह तरीका है। आइए अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग जो कुछ महीने बाद योगी को वोट देंगे, अखिलेश को वोट देंगे, मायावती को वोट देंगे। बेशक बाकी सियासतदानों को इस पर सियासत नजर आ रही हो, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं इस आबादी नीति पर, सुनिए जरा। योगी जी जो कानून ला रहे हैं उसका हम लोग वेलकम करते हैं। जो 2 बच्चों के मतलब दो बच्चों से ज़्यादा जो मतलब होने की वो जताई है कि उनको कोई योजना नहीं दी जाएगी, तो बस इस चीज़ से हम लोग थोड़ा सा वो हैं। मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत में दखलंदाजी है। मेरे हिसाब से अच्छा कानून है, पर इसमें मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जो भी कानून लाए उसको सर्वसम्मति से और सारे धर्मों को संज्ञान में लेते हुए एक ऐसा बनाए कि किसी भी कॉमन मैन को कोई कष्ट ना हो। आने वाले पीढ़ी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगी यदि इस पर नियंत्रण न किया गया। तो ऐसे में अगर बिल लाया जाता है तो स्वागत योग्य कदम होगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ आबादी है, जो किसी भी एक मुल्क से बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी ऐसा कोई कानून लेकर आते हैं जिनसे जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो वो निश्चित ही रूप से प्रदेश के और देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, अगर संख्या कम होगी सब लोगों को मिल जाएगी, बेहतर मिल जाएगी, और जनसंख्या अधिक रहेगी तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कार्य कर रही है तो बहुत अच्छा कार्य है और इससे बहुत प्रभाव पड़ेंगे प्रदेश में और देश में। उससे ये होगा कि बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि आज के समय में जनसंख्या विस्फोट ही सबसे बड़ी समस्या है और चाहता हूं कि जल्द। तो ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो गई कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसे रोकने की जरूरत है और योगी ने फैसला कर लिया। हिंदुस्तान की आबादी सोचिए, चीन से बस थोड़ा ही पीछे है, कुछ दिन में चीन को भी पार कर जाएंगे। पूरे भारत की आबादी आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं 1947 में आजादी के वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी, नक्शा देखिए जरा, हिंदुस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, 33 करोड़ आबादी थी भारत की, यानी कदम रखने की जगह थी, हालात ऐसे थे। उसके बाद देखिए आज 2021 में 139 करोड़ आबादी है, यानी अभी जगह बहुत कम बची है। और अब से कुछ वक्त बाद, लगभग 39-40 साल बाद, 2060 में 170 करोड़ आबादी हो जाएगी भारत की, 170 करोड़ आबादी, और तब हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश में दरअसल अब तक कानून नहीं आया। योगी आदित्यनाथ कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन नारे बहुत आए। कैसे लोगों को जागरूक करके नारों से जागरूक कर लिया जाए। लेकिन देखिए हुआ क्या। पहला नारा आपको याद होगा, आया हम दो हमारे दो। यह सिर्फ नारा था, किसी ने नहीं माना। दूसरा नारा आया, 2 बच्चे उज्जवल भविष्य, अधिक बच्चे कहां भविष्य, किसी को समझ नहीं आया। तीसरा नारा, खुद को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या पर रोक लगाना है, किसी ने नहीं सुना। एक और नारा देखिए, छोटा परिवार प्रगति का आधार, लोगों को लगा मजाक है, कानून नहीं था क्योंकि।
बच्चे दो ही अच्छे, एक के बाद एक नारे खूब आए। पिछली सरकारों ने नारे लेकर आए, शायद लोगों को समझ आए और कुछ कंट्रोल हो, लेकिन हुआ नहीं। नियंत्रण का लो संकल्प, यह है सबसे अच्छा विकल्प। सिर्फ लोगों ने इसको देखा, पढ़ा, लेकिन इसे अपनाया नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये एक और नारा था, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए। इसलिए जरूरत है एक सख्त और कड़े कानून की। आइए आपको बताते हैं, जरा देखिए भारत और दूसरे देशों के मुकाबले आबादी में कहां है, जरा देखिए। भारत की आबादी है 139 करोड़ और क्षेत्रफल कितना है, देखिए जरा, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। भारत के मुकाबले जरा अमेरिका को देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख, अमेरिका का क्षेत्रफल है 98 लाख। हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है एरिया में, क्षेत्रफल में। आबादी देखिए, हमारी 39 करोड़, उनकी 33 करोड़। अब आप समझिए, वो हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ी जगह में रह रहे हैं और आबादी हमारी उनसे 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना ज्यादा है। रूस की हालत देखिए जरा, हिंदुस्तान का क्षेत्रफल है 32 लाख और रूस का क्षेत्रफल है 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख और 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर। अब आप फर्क समझिए जरा क्षेत्रफल में और आबादी देखिए, भारत की 139 करोड़ और रूस की 14 करोड़, कोई तुलना ही नहीं है। यही वजह है कि यहां हिंदुस्तान में कदम रखने की जगह नहीं। चीन में देखिए, हमारे क्षेत्रफल है 32,87,000 करोड़ वर्ग किलोमीटर और चीन का देखिए, हमसे 3 गुना ज्यादा चीन के पास जगह है। आबादी में ज्यादा फर्क बचा नहीं है, 139 करोड़, 144 करोड़, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत जगह है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा एरिया है, हमसे 3 गुना ज्यादा। ब्राजील की हालत देखिए, हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर, वो 85 लाख वर्ग किलोमीटर। और जरा हालत देखिए, हम 139 करोड़, ब्राजील 22 करोड़। ये जिस तेजी से रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, ये डरा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल चीन ने क्या किया। चीन ने अब जो फैसला आज योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, चीन ये फैसला अब से 30 साल पहले ले चुका है आबादी को रोकने के लिए। तब अब हम और चीन आसपास हैं, सिर्फ 4-5 करोड़ का फर्क बचा है, हम चीन को पार कर जाएंगे। यह फैसला जो आज योगी ले रहे हैं, चीन 30 साल पहले ले चुका है। आइए आपको बताते हैं, अब तक हम ये सुनते आए हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है, लगभग 144 करोड़। चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है, हमारी आबादी लगभग 139 करोड़ है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और चीन का भारत से 3 गुना ज्यादा वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। मतलब यह कि भारत और चीन भले ही आबादी के मामले में पहले और दूसरे पायदान पर हो, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से चीन ज्यादा बड़ा है और जाहिर है कि उसे कम दिक्कतें पेश आएंगी क्योंकि उसके पास ज्यादा जगह है। हमारे पास अगर एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, तो वहां दूसरे मुल्कों में किसानों के पास 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ जमीन है। लेकिन भारत में जहां बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय बना हुआ है, आबादी को कम करने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। चीन ऐसा पहला देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बना। चीन में 1979 में 1979 में एक बच्चे की नीति आई, यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसे कड़े कानून बनाए गए और ये जो कानून है 37 सालों तक लागू रहे, जिस वजह से चीन में 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया गया, यानी जन्म दर काफी घट गया। 2016 में चीनी सरकार ने 2nd चाइल्ड पॉलिसी को नियम को लागू किया, जिसके तहत कोई भी कपल 2 बच्चे पैदा कर सकता था। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी चीन के जन्म दर में कोई खास बदलाव नहीं आया, जिसके बाद चीन ने 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। और यही वजह है, सोचिए चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है क्षेत्रफल में, आबादी में हमारे नजदीक है और अपनी आबादी को रोकने की वजह से ही चीन लगातार तरक्की करता रहा और आज अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए शायद यह फैसला हमें भी 30 साल पहले लेना चाहिए था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, योगी के इस फैसले के बाद योगी के एक और बहुत बड़े फैसले की बात करते हैं। क्या फैसला ये आपको बताएंगे, पहले तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई, पूरे दिन पूरे देश ने देखा एक महिला को कैसे 2 बदमाश, 2 गुंडे सड़क पर उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख
के नामांकन के लिए यहां जो लोग पहुंचे उनके साथ लड़ाई हुई। यह दरअसल सियासी था, सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लेकिन यह तस्वीर जब पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखी तो हंगामा मच गया। और सियासत होना लाजमी है क्योंकि यूपी में चुनाव है कुछ महीने बाद। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर के बाद योगी ने क्या एक्शन लिया ये आपको बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव पर हमला किया पप्पू यादव ने। जी हां, पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ट्वीट किया, वो आपको बताएंगे। वो क्या कह रहे हैं, पप्पू यादव ने अखिलेश पर हमला किया, क्या कहा पप्पू यादव ने, देखिए जरा। लखीमपुर में हुए महिला से बदसलूकी के इस मामले में सियासत शुरू हो गई। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष यानी पप्पू यादव ने अखिलेश पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा अखिलेश को, बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो, दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। यानी पप्पू यादव अपने लिए कह रहे हैं। एक बहन बीच सड़क पर चीरहरण बहन पर हुआ और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा। यानी पप्पू यादव अखिलेश से कह रहे हैं पार्टी आउटसोर्स कर दीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है तो ये मैं कर लूंगा। पप्पू यादव ने अखिलेश यादव पर हमला किया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, आइए आपको सुनवाते हैं। अब अखिलेश यादव पर जब हमला हो गया तो वो बाहर निकले और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। सुनिए जरा। यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। हम ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि आप ही के लोग रोक रहे थे उस महिला को, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता रोक रहे थे, क्योंकि और दूसरा दल जो उनका था, जो दूसरा गुट था समाजवादी पार्टी का, वो पर्चा भरना चाहता था। वो नहीं चाह रहा था कि वो महिला उनकी पार्टी की पर्चा भरे, दूसरा कोई को ताकतवर को पर्चा भरवाना चाह रहे थे। गुंडे का सर्टिफिकेट तो समाजवादी पार्टी के पास में है, तो उन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता प्रत्याशी था उसको रोकने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। तो ये तो साफ हो गया कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो अखिलेश आए तो थे योगी आदित्यनाथ को घेरने, लेकिन अखिलेश खुद घिर गए। उन पर न सिर्फ बीजेपी ने हमला किया, पप्पू यादव ने हमला किया, बल्कि बुआ मायावती ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। मायावती ने क्या लिखा ये आपको बताते हैं। मायावती लिख रही हैं, यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी के लिए विरोध में एसपी का जुबानी विरोध और आक्रामकता दिख रही है। वो घोर छलावा है, क्योंकि ऐसे ही सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी का पूरा शासनकाल चर्चाओं में रहा है। जनता कुछ नहीं भूली है, यह मायावती ने कहा। जल्दी से आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। जल्दी से देखिए योगी का सबसे बड़ा एक्शन आपको बताने जा रहे हैं। विपक्ष भले ही निशाना साध रहा है, लेकिन इस मामले में सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन में। मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस अपनाने को कहा है। 2 आरोपियों ब्रज किशोर और यश वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। वहीं जिस बसगवा थाना क्षेत्र का यह मामला है, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। थाने के एसएचओ आदर्श कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। एसएचओ के अलावा सीओ को, एक इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद यादव को सस्पेंड किया गया है और इलाके के सीओ अभय प्रताप भी निलंबित किए गए हैं। थाने में तैनात 3 एसआई दुर्वेश उगार सेन और महेश प्रताप को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह था योगी का सबसे बड़ा हंटर। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री आज बहुत भावुक हो गए। वजह आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आखिर क्यों भावुक हुए। वजह थे कल्याण सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर थे। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा मिलने पहुंचे थे, देखने पहुंचे थे कल्याण सिंह को। इस स्थिति में फिलहाल लखनऊ पीजीआई में कल्याण सिंह एडमिट हैं और बताया जा रहा है पहले से स्थिति बेहतर है। उनको दरअसल कई तरह की दिक्कतें थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा मिलने पहुंचे, जेपी नड्डा के बाद शहनवाज हुसैन भी पहुंचे। वो तस्वीरें मैं जरा दिखाऊं। शहनवाज हुसैन भी उनसे मिलने पहुंचे। ये बैठे हैं कल्याण सिंह जिन्हें आप देख रहे हैं, और शहनवाज हुसैन भी इनसे मिलने पहुंचे। लेकिन जेपी नड्डा मिलने पहुंचे और उसके बाद आपको बताऊं दिलचस्प बात यह कि कल्याण सिंह ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की। सोचिए, कल्याण सिंह ने पीएम मोदी के बारे में बात की,
क्या कहा जेपी नड्डा को कल्याण सिंह ने पीएम मोदी के बारे में, वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे पीएम ने क्या कहा और कैसे और क्यों भावुक हो गए। सुनिए जरा जेपी नड्डा को। हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ SGPGI में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जेपी नड्डा से क्या कुछ कहा कल्याण सिंह ने बताया, लेकिन जेपी नड्डा ने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई। तो देखिए क्या हुआ। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इसी बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया बाकायदा और ट्वीट कर लिखा, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, उनमें से कुछ यादें आज ताजा हो गईं। उनसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लाखों लोग कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह जी के पोते को फोन कर कल्याण सिंह जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। दरअसल ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के लिए कल्याण सिंह क्या है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर उनका हाल जाना और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया। दरअसल कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी के पदाधिकारी हुआ करते थे। उस वक्त कल्याण सिंह को मोदी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर देश भर में उनकी चर्चाएं हो रही थी। कल्याण सिंह की जब मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीरी आतंकवादियों को चुनौती देने के लिए दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा निकाली, तो इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई थी। 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, तब मोदी भी वहां मौजूद थे। कल्याण सिंह 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके कार्यकाल में ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी। इसके बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े होने के कारण नरेंद्र मोदी की कल्याण सिंह की नजदीकियां और बढ़ गई थी। 2014 में कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह के लिए मोदी ने रैली की थी। उस मंच पर खुद कल्याण सिंह जी भी मौजूद थे। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया था। फिर दोनों के बीच कई और मुलाकातें हुई। कल्याण सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और उनका पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा। इस बीच कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कल्याण सिंह की हालत बेहतर है। और आइए आपको दिखाते हैं। तो कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल लखनऊ के पीजीआई में हैं। उत्तर प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी मेदांता में भर्ती हैं। फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाऊं, मुलायम सिंह यादव जी जो कि अभी मेदांता में एडमिट है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव का फिलहाल इलाज चल रहा है, पहले से उनकी हालत बेहतर है। अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर ट्वीट की है, वो दिखाता हूं। अखिलेश जब उनसे मिलने गए, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा, अखिलेश के हाथ में कप है और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ वो चाय पी रहे हैं। तो दो पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पेच में फंस गई है पतंग। पतंग दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव निशान है। तो ऐसा क्या हुआ कि पतंग उड़ने से पहले ही कट रही है। आइए अब आपको बताते हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर कल सामने आई जब ओपी राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी बैठे थे और योगी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ बयान दे रहे थे, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि दूसरी तस्वीर जो होगी वो मुश्किलें खड़ी कर देगी। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, हुआ क्या कि दोनों गए मजार पर सजदा करने, साथ में ओपी राजभर भी थे। राजभर का जाना मुश्किलो जान हो गया उनके लिए। सबसे ज्यादा परेशानी राजभर को ये हो गई कि अपने ओवैसी के वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए मजार चले गए, लेकिन अपने वोट बैंक से पंगा ले लिया। आइए आपको बताते हैं हुआ क्या। दरअसल पूरा बवाल क्या है ये समझिए।
दोनों के बीच इस विवाद के पीछे वजह क्या है, आखिर क्या किया राजभर ने जो इतना हंगामा है। ओवैसी ने दरअसल मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में है मसूद गाजी की मजार। चादर चढ़ाने के दौरान ओपी राजभर भी उनके साथ मौजूद थे। महाराजा सुहेलदेव का सबसे बड़ा दुश्मन था ये गाजी। यानी सोचिए, ओपी राजभर आते हैं सुहेलदेव की पार्टी से, यानी सुहेलदेव पार्टी है ओपी राजभर की। गाजी सुहेलदेव का ही दुश्मन था और उसी की मजार पर ओपी राजभर चादर चढ़ाने चले गए। बीजेपी ने मजार पर सजदा करने पर सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे राजभर समुदाय का अपमान बताया। आइए अब आपको सुनवाते हैं, जरा देखिए बीजेपी ने कड़ा हमला किया है अब राजभर पर। सुनिए जरा, फिर आगे बताएंगे कि आखिर क्या सुहेलदेव और गाजी के बीच दुश्मनी किस बात को लेकर थी, गाजी कौन था और सुहेलदेव कौन थे। पहले सुनिए जरा योगी के मंत्री को। जिसने लाखों हिंदुओं को मारने का, जिसके सर पर गुनाह हो, आरोप हो, देश पर हमला करने का जिसके ऊपर आरोप हो, मां बहनों की इज्जत को लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उसका सम्मान ये करेंगे दोनों लोग। इसको कभी देश माफ नहीं कर सकता है और इससे बड़ा कोई गुनाह भी नहीं हो सकता है। आडवाणी जी जिन्ना के यहाँ मजार पे चादर चढ़ाने चले जाते हैं, राजनाथ जी जाकर के जो है रोजा खोलते हैं लखनऊ में मुसलमानों के बीच में बैठ करके, ये नहीं दिखाई देता है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से ये समझौता करते हैं और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है। अभी नागालैंड में वहाँ एक मुस्लिम पार्टी समझौता करके सरकार बनाने की कवायद में लगे हैं। ये करें तो रासलीला, हम कहें तो करैक्टर ढीला। तो ओपी राजभर को सुन रहे थे, अब डैमेज कंट्रोल में लग गए। लेकिन आपको बताएं, सजदे के बाद कैसे सियासत गर्म हो गई, अब जरा ये समझिए हुआ क्या। इस नए विवाद से यूपी की सियासत गर्मा गई और लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि ओवैसी की पतंग सियासी पेच में फंस गई। अगर वाकई में ऐसा ही हुआ है तो चुनाव से पहले सजदे के चक्कर में ओवैसी की पतंग कहीं कट ना जाए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय में महाराजा सुहेलदेव के प्रति जबरदस्त आस्था है और यह आस्था आक्रमणकारी सालार मसूद गाजी का अयोध्या को बर्बाद करने के मकसद से हिंदुस्तान पर हमले और महाराजा सुहेलदेव का मसूद गाजी को युद्ध में हराने की वजह से पैदा हुई। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में कई बड़े फैसले किए ताकि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले महापुरुषों का सम्मान भी हो और राजभर समुदाय को मुख्यधारा से भी जोड़ा जाए और उनकी भावनाओं की कद्र की जाए। मोदी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर दिल्ली से गाजीपुर तक ट्रेन चलाई, सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी किया, सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी, सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह किया। आइए अब आपको बताते हैं कौन है महाराजा सुहेलदेव और इनकी गाजी के साथ दुश्मनी क्या थी। जल्दी से इस बात को समझ लीजिए, आपको पूरी लड़ाई समझ आ जाएगी। हुआ क्या कि दरअसल महाराजा सुहेलदेव और गाजी के बीच लंबी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी की वजह से ही ये सारा बवाल मचा है। महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारी सालार मसूद गाजी को परास्त किया था और उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। महाराजा सुहेलदेव को जानने के लिए मसूद गाजी को जानना जरूरी है। दरअसल आक्रमणकारी था मसूद गाजी, महमूद गजनवी का भांजा था गाजी। जी हां, सुहेलदेव का दुश्मन था मसूद गाजी। गाजी ने 1034 में भारत पर हमला किया, अयोध्या को तहस नहस करना चाहता था गाजी, मकसद था इसका। और महाराजा सुहेलदेव ने गाजी को परास्त किया। महाराजा सुहेलदेव में राजभर समाज की बाकायदा आस्था है, इसलिए ओपी राजभर अब मुश्किलों में फंस गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चिराग पासवान की। कैसे हाईकोर्ट में बुझ गए चिराग, ये आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान को इल्म नहीं था कि उनको ये मुश्किल झेलनी पड़ जाएगी। जी हां, चिराग पासवान चाचा के खिलाफ कोर्ट तो चले गए, लेकिन कोर्ट में चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, ये आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में बुझ गए चिराग। हुआ क्या आपको बताएं, दरअसल चिराग पासवान चाचा से लड़ाई कर चुके हैं, यानी चाचा की बगावत के बाद चिराग पासवान परेशान है। वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि चिराग पासवान जब घर पहुंचे, देखिए 1 घंटा इंतजार करते रहे चाचा के घर के बाहर, चाचा ने दरवाजे नहीं खोले। क्यों? क्योंकि चिराग को पार्टी से बाहर कर दिया था। दूसरी तस्वीर दिखाएं, चिराग के लिए सिर मुंडाते ओले पड़ गए जब चाचा ने शपथ ले ली, यानी चाचा मंत्री भी बन गए। भतीजे को बाहर तो किया, ऊपर से मंत्री भी बन गए। तो चिराग
चाचा के खिलाफ कोर्ट चले गए। बड़ी खबर यह है कि कोर्ट में क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा। चाचा पारस आज भतीजे चिराग पर भारी पड़ गए हैं। बड़ी खबर यह है पूरे देश की सियासत के लिहाज से, क्योंकि सभी ने चाचा भतीजे की लड़ाई देखी है। कोर्ट में क्या हुआ ये जरा देखिए। चाचा भारी पड़ गए चिराग को, जहां दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है, वहीं आजकल पारस के अच्छे दिन चल रहे हैं। एलजेपी के 5 सांसदों को लेकर मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान चिराग के वकील ने कई दलीलें पेश की। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने चिराग के वकील से पूछा, आपके पास कितने सांसद हैं? पहला सवाल था चिराग के वकील से अदालत का कि आपके पास सांसद कितने? इस पर चिराग के वकील ने कहा कि उनकी पार्टी के 6 सांसद हैं, 5 उनका साथ छोड़कर चले गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मतलब वो खुद की पार्टी बता रहे हैं, यानी उन सांसदों ने क्या खुद की पार्टी बना ली? कोर्ट ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया और कहा इसको पार्टी के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इस पर चिराग के वकील ने कहा कि वो स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हैं, यानी स्पीकर के फैसले को चैलेंज करते हैं। पारस को पार्टी विरोधी गतिविधि और नेतृत्व को धोखा देने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन चिराग का नाम हटाकर पारस को सदन में पार्टी का नेता बनाया गया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि